अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा है। करहल में लोगों से मिलने नहीं आते अखिलेश, ये आरोप लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि करहल में लोगों से मिलने ही नहीं जाते अखिलेश यादव। अखिलेश को अपनी मित्र मंडली से ही फुर्सत नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं, उनकी मित्र मंडली है, उनको उन्हीं से फुर्सत नहीं है, सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलते हैं अखिलेश यादव। ये बातें आज करहल में जनसभा के दौरान सीएम ने कही है। शिवपाल यादव की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है, कुर्सी तक नहीं मिली, हैंडल पर बैठना पड़ा था। फुटबॉल बनने पर दोनों तरफ से किक ही मिलती है, ये शिवपाल यादव के लिए कहा गया। मैनपुरी उपचुनाव की जंग में जहां मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधते नजर आए, तो वहीं रामपुर में आजम खान ने विवादित बयान दे दिया। आजम खान ने यहां कह दिया कि रामपुर में एक भेड़िया दरवाजे पर खड़ा है, अगर अंदर आने दिया तो आबरू भी नहीं बचेगी। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो चुका है। आजम ने इमोशनल कार्ड भी खेला और उन्हें जिताने की अपील की। तो सवाल वही, रामपुर में बार बार क्यों रो देते हैं आजम? मैनपुरी का महामुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। शिवपाल पर तंज, क्यों बन गए चुनावी फुटबॉल और पेंडुलम? उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। योगी का अखिलेश पर इशारा, मित्र मंडली से कब मिलेगी फुर्सत? उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां है? अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हाल चाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। आजम ने जोड़ी पुरानी कड़ियां, किसे बताया भेड़िया? और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। डिंपल को याद नेताजी का नाम, बीजेपी गिना रही काम कि जिस तरह ये समाजवादी गढ़ रहा है, उसी तरह हम सब मिलके यहाँ से समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन तो दबाएंगे ही, और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान देने का भी काम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार की वजह से आज हम बहुत ज्यादा आपके प्रति अनुग्रहित हैं कि 488 करोड़ और 88 परियोजनाओं का एक झटके में शिलान्यास और उद्घाटन आप करेंगे। करहल में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके यादव परिवार पर वार किए, जिसके बाद ये मुकाबला सीएम योगी वर्सेस अखिलेश, डिंपल और शिवपाल यादव हो गया है। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रसपा प्रवक्ता दीपक मिश्रा भी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता जैनेन्द्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए 30 सेकंड आप सभी को, और शुरुआत मनीष शुक्ला जी से करते हैं। मनीष जी, पहले तो चाचा शिवपाल यादव पर आप लोगों को बड़ा तरस आ रहा था, उनके सम्मान अपमान की आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज तो आपने स्थिति पेंडुलम और फुटबॉल जैसी बता दी कि जो सिर्फ नाचने पर मजबूर है। 30 सेकंड। आस्था जी देखिए, विस्तार से तो जब आप पुनः मौका देंगी तब कहेंगे। समाजवादी पार्टी मैनपुरी, रामपुर और खतौली में चुनाव हारने जा रही है, इसलिए कहीं आजम खान घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कहीं अखिलेश यादव को घर घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन अखिलेश यादव को जो भाई धर्मेंद्र के चुनाव में नहीं गए, रामपुर के चुनाव में नहीं गए, और जिनकी आदत नहीं थी ऐसी कब्रों से निकलने की, वो भी मजबूर हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं कपिल श्रीवास्तव जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपिल जी,
आज मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा करके न सिर्फ परिवारवाद का मुद्दा उठाया बल्कि यह भी कहा, चाचा शिवपाल को आपने बेशक मना तो लिया है लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान बचा करके चलना होगा। ये बातें चाचा शिवपाल को लेकर कहीं। 30 सेकंड। देखिए, मान सम्मान और स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को नहीं सीखा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल ना कर सके वो देश का क्या सवाल ख्याल करे। जो व्यक्ति अपने पिता के अंतिम संस्कार में ना जा सके और घड़ियाली आंसू बहा करके जो है वो राजनीतिक पिता की पिंडा पारे तीन दिनों तक, तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों से हमको सबक नहीं लेना जो अपने 92 साल की माताजी को नोटबंदी के समय में पॉलिटिक्स में यूज करने के लिए फोटो खिंचवाते हैं बैंक की लाइन में। ठीक है कपिश जी, तो 30 सेकंड पूरे हो गए आपके। लौटेंगे और एक बार फिर से मैनपुरी आपको लेकर के वापस आएंगे, रामपुर भी आपको लेकर के आएंगे। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रसपा के प्रवक्ता। दीपक मिश्रा जी, फिलहाल 30 सेकंड आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए कि पहले तो आप लोग भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे, यूपी सरकार की तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज तो पेंडुलम और फुटबॉल से तुलना हो गई आपकी। इशारों में कह दिया गया मान सम्मान स्वाभिमान भी कोई चीज होती है भाजपा की तरफ से। 30 सेकंड। देखिए, सरकार जहां अच्छा काम करेगी हम अब भी तारीफ करेंगे, और सरकार जहां गलत काम करेगी वहां हम पंजा लड़ाकर उसे वहीं पर रोकने का काम करेंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी के इस कथन की बात है, तो मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि अब वो मैनपुरी का रण पूरी तरीके से हार चुके हैं। शिवपाल सिंह जी के उन्मुक्त समर्थन और मुक्त हृदय सहयोग के बाद अब वहां कुछ बचा नहीं है, तो खींच में कुछ न कुछ तो करना ही है, तो यही सब काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि छोटे काम करके कोई आदमी बड़ी लाइन नहीं खींचता। ठीक है, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल समय पूरा। दीपक जी लौटेंगे आपके पास। जैनेंद्र प्रताप सिंह है सुभाषपा के प्रवक्ता। जैनेंद्र प्रताप जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद मैनपुरी सीट का जो रण है वो और ज्यादा गर्मा गया है। अभी तक तो पूरा यादव परिवार और तमाम बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, भाजपा को घेर रहे थे, नेताजी के लिए श्रद्धांजलि मांग रहे थे। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से जाकर कह दिया है कि नेताजी ने ही कहा था कि भाजपा जीतेगी, उनके आशीर्वाद से फिर भाजपा जीतेगी। देखिए, योगी जी ने जो भी कहा है तो उन्होंने अपने चुनावी जो वादे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं, उनके अलावा कहा है, तो ये चुनाव जीतने के पैतरे हो सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूं कि इन्हीं शिवपाल जी को कल तक जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान की गई थी, आज उसको घटा के वाई श्रेणी सुरक्षा कर दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों जगहों पे मतभेद है कि कल क्या हाल थे और आज क्या हाल है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखी जाएगी कि मैनपुरी में अभी भी टक्कर जो है लड़ाई वो कांटे की है, और इसमें हमारी जो पार्टी है 1 तारीख को फैसला लेगी, वहां के कार्यकर्ताओं, वहां की कार्यकारिणी के साथ बैठ के एक मीटिंग करने जा रहे हैं। वोटिंग से थोड़ा पहले आप लोग कॉल लेंगे कि आपके कार्यकर्ता जो हैं वो अब, चूंकि आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नॉमिनेशन खारिज हो चुका है किसी तकनीकी कारण से। रुक करते हैं, निरंजन पोद्दार का राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लौटेंगे जैनेंद्र जी, पूरी बात विस्तार से आपकी सुनेंगे। निरंजन पोद्दार जी, यही सवाल आपके लिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी नेताजी की विरासत के नाम पर, उनको श्रद्धांजलि देने के नाम पर ईवीएम का बटन दबाने की अपील कर रही है, तो आज सीएम योगी मंच से कहते हैं कि नेताजी का सपना साकार होने वाला है। उन्होंने कहा था जीतेगी तो भाजपा ही, अब फिर वही दिन आएगा। देखिए आस्था जी, किसी भी चीज के अंदर, जैसे वो दंगल फिल्म का एक डायलॉग है ना कि भाई दंगल जीतने से पहले डर को जीतना पड़ता है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गढ़ में घुस करके आजमगढ़ और रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शिकार किया, और आज जिस तरीके से मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी और तथा तमाम कुनबा दबाव में नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डर से तो जीत लिया। और रही बात अब दंगल की, तो दंगल का परिणाम अभी आपके सामने आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आस्था जी व्यूह रचना करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनकी जो प्रतिष्ठा की जो सीट मानी जाती है, इसका भी शिकार ना कर जाए। ये चीज भाजपा तो कम से कम यही दावा कर रही है निरंजन जी कि जैसे पहले आजमगढ़ और रामपुर लिया, अब बारी मैनपुरी की है, और 2024 के लिए तो यूपी की 80 में से 80 सीट का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही। विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला जी, चाचा जैसे ही भतीजे के साथ समझौता करके पहुंचे, आप उनको जेड से वाई पे ले आए, याद दिलाने लगे कि बैठने को कुर्सी भी ना मिली, कुर्सी का हैंडल मिला, और नेताजी का सपना साकार होगा, जीतेगी तो भाजपा ही। देखिए आस्था जी, वो जो तमाम बातें श्री शिवपाल यादव जी के बारे में कही गई,
वो कहा किसने? स्वयं शिवपाल यादव जी ने कहा, तमाम चैनलों पे दीपक मिश्रा जी और ऐसे ही इनके प्रवक्ताओं ने बताया। विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, किसने बताया? ये तो शिवपाल जी ने बताया। उनको आगे की कुर्सी नहीं दी गई, ये किसने बताया? तमाम ऐसे मुद्दे। चिट्ठी किसने लिखी? अखिलेश यादव जी ने लिखी कि आपको जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए। 2016 और 17 की जो जाड़ों की रातें थी, जिसमें चाचा भतीजे के समर्थक लठ लेके एक दूसरे को लखनऊ की सड़कों पर दौड़ा रहे थे, इसमें चाचा भतीजे दोषी है कि भारतीय जनता पार्टी है? और रहा सवाल, अभी दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्मुक्त समर्थन शिवपाल जी का मिल गया है मैनपुरी में। तो दीपक जी बताइए, 22 में शिवपाल यादव जी कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के साथी तो थे। और 19 में चुनाव भले फिरोजाबाद से लड़ रहे थे। जहां तक हम लोग को पता है, मैनपुरी की सीट पे तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए वोट मांग रहे थे। और आपकी बात से तो लगता है कि उस समय भी घर के भेदिया बने हुए थे क्या शिवपाल यादव जी, कि आज उन्मुक्त समर्थन है? उस दिन 19 में मुलायम सिंह यादव जी के उन्मुक्त समर्थन नहीं था। 14 में तो साथ थे, 17 में साथ थे। तो या तो ये बता दे दीपक जी आज कि आज उन्मुक्त समर्थन है, तो इन 4 चुनाव में घर के भेदिया बने हुए थे या लंका ढहा रहे थे, क्या कर रहे थे? ये अच्छा विश्लेषण अभी करेंगे दीपक जी, विद्वान प्रवक्ता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, आजमगढ़ अखिलेश यादव नहीं जाते थे, उपचुनाव में उसका खामियाजा धर्मेंद्र यादव ने भुगता और चुनाव हार गए। चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव एक दिन भी करहल नहीं गए हैं। इसका खामियाजा उनकी पत्नी डिंपल यादव भुगतेंगी। मैनपुरी से चुनाव भारी अंतर से हारेंगी डिंपल यादव। ठीक है, आपने वजह बता दी। कपिल श्रीवास्तव इस पर जवाब देंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, साफ कहना है भाजपा का, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर भाजपा कॉन्फिडेंट है। एक तो शिवपाल यादव, जो बिंदु यहां पर मनीष शुक्ला उठा रहे हैं कि बताइए पहले क्या भेदी थे, अब अगर उन्मुक्त समर्थन है। दूसरा, चुनाव के बाद से अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ गए, वो हार गया। रामपुर में आजम खान के भरोसे उनको अकेला छोड़ दिया गया, वो हार गए। और करहल भी नहीं गए। तो अब डिंपल यादव, पूर्व में भी वो हार चुकी हैं। रघुराज सिंह शाक्य जो है वो खुद बताए जाते हैं शिष्य है नेताजी के। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर भाजपा मजबूत मुकाबला मान रही है अपने लिहाज से इसको। कपिल जी, पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा थी वो भारतीय जुमला पार्टी हो चुकी, क्योंकि इन्होंने अपने कैडर की ही विचारधारा परिवर्तित कर दी और 1 मैन आर्मी 2 मैन शो हो चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, इनके पास तो अपना नेता तक नहीं है मैनपुरी में जो ये चुनाव में उतार देते। ये बुलबुल पे उड़ने वाली जो विचारधारा है, इसके पास अपना नेता नहीं बचा। एडीआर की रिपोर्ट है कि 60% आयातित नेता है, उन्हीं को ये चुनाव लड़ाते हैं, उन्हीं को ये मंत्री बनाते हैं। और अपने नेताओं को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो समाजवादी पार्टी इनसे संस्कार नहीं ले सकती। आप खुद देखिए ना कि आडवाणी जी कहाँ खड़े हैं, अटल बिहारी जी की पोस्टर गायब है, हम मैनपुरी पे बात कर रहे हैं, हम रामपुर पे बात कर रहे हैं जो आप हार गए, हम आजमगढ़ पे बात कर रहे हैं जो आप हार गए। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहकर गए हैं कि नेताजी का सपना साकार होने वाला है। उन्होंने कहा था जीतेगी तो भाजपा ही। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? आस्था जी, मैनपुरी में इनके पास अपना नेता नहीं बचा है। नेता प्रेम शाक्य जी हैं जिन्होंने 90,000 से डिफीट खाई थी। आखिर रघुराज को क्यों लेकर के आए? क्योंकि इनके पास अपना नेता अब नहीं बचा है कि जो अच्छा अब वो ले आए। अब बताइए, रघुराज सिंह शाक्य और डिंपल यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कही गई बातें और नेताजी की विरासत को श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ जी की जो बातें हैं वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी का तीर बहुत सही जगह पर निशाने पर, और 3 लाख से कम की जीत नहीं। अच्छा, तो आप बहुत बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं। जो तड़पना है वो आपका सामने है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी विचारधारा ही पेंडुलम हो चुकी हो, जिसके पास अपना नेता ना बचा हो, वो पार्टी किस बात का दम बढ़ रही? अच्छा, भाजपा को पेंडुलम कह रहे हैं। जैसे इनके गढ़ को समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पेंडुलम कह रहे हैं। 2 सीटें इनको हराई है। प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी, उससे बड़ा गढ़ हो सकता है क्या? ठीक है, पढ़े लिखों का चुनाव, उससे बड़ा गढ़ हो सकता है क्या? आप बताइए, शिक्षक और स्नातक दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती कि नहीं जीती? और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खोखले विकास के दावे को शिक्षक समाज ने और स्नातक समाज ने ठुकरा दिया कि नहीं ठुकरा दिया? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर
तो मैं तो ये कहता हूं कि लोकतंत्र में कोई गढ़ नहीं होता, विचारधारा और पार्टी। चलिए, अच्छी बात है, आपने खुद ही कह दिया कोई गढ़ नहीं होता। यही बात तो भाजपा कह रही है कि कोई किसी का गढ़ नहीं रह गया, पूरा यूपी भाजपा का गढ़ है। विचारधारा और विकास के काम होते हैं जो इनके पास नहीं है। आप तो बिल्कुल भाजपा की बात बोलने लगे। मनीष शुक्ला क्या बोलेंगे? आप भी विकास की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि कोई गढ़ नहीं होता, यही सब तो भाजपा कह रही है। मनीष शुक्ला जी, आप क्या बोलेंगे? आप देखिए आस्था जी, समीकरण, मैंने तो सोचा कि ये पेशे से वकील है, कुछ समीकरण और फैक्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन चूंकि मैनपुरी में बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 3 बात कह के मैं फिर आपके पास 2019 में शिवपाल यादव जी के साथ थे, 2019 में जनता पार्टी में रामगोपाल और धर्मेंद्र यादव इनके साथ थे। ये समीकरण नहीं बदला, बदला है। एक एक करके बोलिए आप। नहीं, एक एक करके बोलिए, ऐसे एक दूसरे को बीच में मत काटिए, किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। कपीश जी, मनीष शुक्ला आपके बीच में नहीं बोले। कपीश जी, मनीष जी आपके बीच में नहीं बोले, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं दोबारा आपको वक्त दे दूंगी 20 सेकंड काउंटर। जब व्यक्ति बीच में चीखने लगे और व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतर आए तो इससे समझ लेना चाहिए कि उसके पास बताने को कुछ नहीं है, वो हार मान चुका है। देखिए 2019 में और आज में परिवर्तन ये आया कि 2019 में सुश्री मायावती जी का साथ था, सुभसपा का साथ था, और नेताजी की मार्मिक टिप्पणी थी कि ये अंतिम चुनाव है, मेरा सम्मान बचा लीजिए, ये तीनों चीज नहीं है। और मैनपुरी में डिंपल यादव उसी तरह से चुनाव हार रही है जैसे आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। अखिलेश यादव की गलतियों का परिणाम धर्मेंद्र यादव ने भुगता है, अब उनकी पत्नी डिंपल यादव भी भुगतने जा रही है, जो ऐसे कमरों में रहे। लोगों को समझ में आ रहा है, अभी समाज को समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे, में नहीं निकले, इसी आपके सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे पा रहे, इसी ने आपसे भी जवाब मांगा है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप अभी वोट भी नहीं पड़े, आप अभी से सरकारी मशीनरी को कोसने लगे। शांत हो जाइए मनीष जी, शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव अभी वोट नहीं पड़े, आप अभी से शासन प्रशासन सरकारी मशीनरी को कोसने लगे हैं, और इसी ने तो आपसे भी जवाब मांगा है। आप कह रहे थे कि यूपी चुनाव में हर विधानसभा से हमारे 20-20 हजार वोटर हटा दिए गए, उनका नाम काट दिया गया, लिस्ट मांगी है इसी ने आपसे, दी आपने वो लिस्ट, खाली मंच पर चढ़कर चुनावी बातों की तरह कोई आरोप लगा देना अलग बात है। पीठ ने प्रश्न किया है, संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन लिखित में आपसे जवाब मांगा है। काम ना करे, चुनावी भाषण मंच पर देते हैं, कुछ भी बोल करके निकलते हैं, उसके पीछे कोई तथ्य भी होने चाहिए, खासतौर पर इतना संगीन आरोप जो आप एक संवैधानिक संस्था पर लगाते हैं जो देश में निष्पक्ष चुनाव करवाती है। इसी पर टिप्पणी की है। शांत हो जाइए आप दोनों की बात आ गई, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। कपिल श्रीवास्तव जी आप शांत होइए, शांत होइए आप दोनों, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। दीपक मिश्रा जी, कम से कम आपको तो करना चाहिए। शांत हो जाइए आप दोनों, प्रश्न खड़े किए, शांत हो जाइए। इसी पर आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने वो लिस्ट सौंपी 20-20, 22-22 हजार कौन से वोटर हटे आपकी हर विधानसभा से, आपने लिस्ट दी अभी तक किसी को? कोई दिक्कत है क्या? आपको शिकायत करनी है, आप लिखित आप लिखित शिकायत करिए जाके वहां पर। खाली टीवी डिबेट में आरोप लगाकर निकल जाइएगा, उसका क्या दावा है? इसमें शिकायत करने की कहां से बात है? शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए। मैंने आपसे कुछ और सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। दीपक मिश्रा जी की आवाज है। दीपक मिश्रा जी, मैनपुरी में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए उतरे मंच पर, तो उनको सुनने वाली जनता ने यह जरूर सोचा होगा कि पूर्व में शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के लिए बहुत हद तक राजनीतिक सम्मान, एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते रहे हैं, सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं शिवपाल यादव, और आज वही कह करके गए कि शिवपाल यादव पेंडुलम और फुटबॉल जैसे हो गए हैं। फुटबॉल को सिर्फ किक ही मिलती है, चाहे वो जहां से भी चली जाए। जी देखिए आस्था जी, मेरे पड़ोसी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानता हूं उन्हें, विज्ञान की पढ़ाई उन्होंने नहीं की। पेंडुलम को जब गैलीलियो देखते हैं तो घड़ी का आविष्कार करते हैं जो समय का निर्धारक बनता है। तो यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, किसी शब्द का अर्थ वह न जाने, इसके लिए हम आप या यह देश की सम्मानित जनता जिम्मेदार नहीं है। अब जहाँ तक दूसरी बात आई, शिवपाल जी ने तो अपनी तरफ से कोई कटुक्ति तो कही नहीं। हाँ, गलत जहाँ करेंगे कठोर आलोचना होगी, मर्यादित आलोचना होगी। पंडित दीनदयाल जी जो अपनी पॉलिटिकल डायरी में लिखते हैं कि एक संपुष्ट विरोध दर्ज होगा,
लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं अटल जी की वह शिक्षा याद कर रहा हूँ, इसमें अटल जी ने कहा था कि कठोर से कठोर और कटु से कटु बात भी इस भाव भंगिमा में होनी चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि उसे दर्पण दिखाया जा रहा है। यहाँ तो दर्पण तोड़ा जा रहा है जो लोकतांत्रिक शुचिता का दर्पण है। खैर, योगी जी जो बोलें वह उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कोई नेता जो संविधान का शपथ लिया हो, मैं संवैधानिक और संसदीय अध्ययन समिति का सदस्य हूँ जिसमें इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, सिर्फ इसलिए आती हैं कि बोला कैसे जाए, तो बोलते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, बड़ों का सम्मान सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि वह उम्र में बड़े हैं। यह बात पंडित दीनदयाल जी ने अपनी पॉलिटिकल डायरी में लिखी है। लेकिन दीपक जी, आज सीएम योगी ये भी कह गए कि नेताजी ने कहा था जीतेगी तो बीजेपी ही, जीती भी और आगे भी जीतेगी। अब देखिए बड़े लोगों का, बड़े नामों का, लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, अब तो नेताजी का नाम लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली अपने आप को सिद्धहस्त कर चुकी है। याद करिए वह दिन जब बंगाल का चुनाव था, प्रधानमंत्री जी दाढ़ी टैगोर की तरह से बढ़ा लिए, बंगाल का चुनाव खत्म, दाढ़ी कट गई, टैगोर भूल गए। बिहार का चुनाव आया, रामधारी सिंह दिनकर की जयंती दूर थी तो उनकी पुस्तक तक की जयंती मना दी, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी को भूल गए। तो अब चुनाव की बात आई है तो यह जानते हैं कि अपने कर्मों के बल पर, अपने किरदार के बल पर वोट तो पा नहीं सकते, तो नेताजी का नाम ले रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं इतना जरूर कहूंगा योगी जी से और खासकर भाजपा के साथियों से कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। यही कुछ दिन पहले तक शिवपाल जी की ही लेखनी इन्हें लोहिया और जयप्रकाश जी का दृश्य दिखाती थी। वह जेपी जिनके नाम पे भाजपा ने अपना नाम भारतीय जनसंघ बदलकर बीजेपी कर लिया, वोट फॉर जेपी का लाभ उठाने के लिए, वोट फॉर बीजेपी जैसे के। और एक चीज और बता दें, ये जो सुरक्षा छोटी मोटी चीजें हटा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। धुनक के साथ इतिहास गवाह है कि जब समाजवादी एक होते हैं तो जय का पताका लहराता है। जय ठीक है दीपक जी, फिलहाल सबके जहन में यह है कि एका आखिर कितनी दूर तक चल पाएगा। जैनेंद्र प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। 2019 के चुनाव में जैनेंद्र जी, नेताजी 94,000 के मतांतर से जीते थे, जो मैनपुरी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता। तब आपका भी साथ था, बहन जी का भी साथ था, अब दोनों का ही नहीं है। नहीं, 2019 में हमारा साथ नहीं था, हमारा साथ 2022 में था और उसके बाद से सपा 47 से 111 सीटों पे पहुंची। 5 जिले पूर्वांचल में ऐसे थे जहां पर भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, सारी हमने सपा के खाते में डलवाई थी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैनपुरी चुनाव को लेके हमारे जो प्रत्याशी हैं रमाकांत कश्यप जी, प्रशासन की गलतियों की वजह से उनका पर्चा खारिज हुआ और उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं। अगर 1 तारीख से पहले वहां कुछ नहीं आता हाई कोर्ट से तो हमारी मीटिंग वहां पे होगी। तीसरी चीज मैं बता दूं कि पिछले 26 साल से इस सीट पर, मैनपुरी सीट पे सपा परिवार का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन सपा जो वोट मांगने जा रही है वो सहानुभूति के नाम पे, नेताजी के नाम पे वोट मांगने जा रही है, वो किसी काम को गिनवाने की स्थिति में नहीं है मैनपुरी सीट पे। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्या यही बात हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते थे कि आपको कमरे से बाहर निकल, एसी से बाहर निकल के फेसबुक ट्विटर की राजनीति छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। नवरत्नों से घिरे रहते हैं, आप आजमगढ़ में नहीं गए, आप रामपुर में नहीं गए, आप ठीक है फिलहाल, लेकिन मैनपुरी की बात करें, इस उपचुनाव की बात करें जैनेंद्र जी, तो पूरा सपा परिवार, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, रामगोपाल यादव हो, हर कोई चुनाव प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन, जनसभाएं करता हुआ अपनी अपनी तरह से दिखाई दे रहा है। लौटेंगे निरंजन पोद्दार जी इंतजार कर रहे, आएंगे जैनेंद्र जी। निरंजन पोद्दार जी, इस उपचुनाव में आपको लग रहा है कि कहीं मुद्दों का जिक्र हो रहा है क्या? सपा श्रद्धांजलि मांग रही है नेताजी के लिए, तो भाजपा नेताजी की कही हुई बातें याद दिला रही है कि नेताजी ने तो अपर्णा यादव को भी आशीर्वाद दिया था, नेताजी का अपमान हुआ था, शिवपाल जी का अपमान हुआ था, नेताजी ने कहा था कि बीजेपी ही जीतेगी। देखिए आस्था जी, अगर इस चुनाव की, उपचुनाव की बात करें तो मैं 2-3 बिंदुओं के पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी मिल तो गए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि क्या इनके दल तो मिले, दिल भी मिले थे, एक बात। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है
कि जो शिवपाल यादव जी के जो हजारों लाखों वहां पे समर्थक है इस क्षेत्र के अंदर, जो उनको दिल से प्यार करते हैं, जिनकी राजनीति शिवपाल जी से शुरू हुई थी, आज क्या उनको ये चीज नहीं नजर आ रही कि इस चुनाव के अंदर जीत से शिवपाल जी को क्या मिल जाएगा, यानी कि शिवपाल जी की राजनीति इससे कैसे आगे बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य एक बात तो ये, दूसरी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक घेराव किया है कि रघुराज साक्य जी जो नेताजी से, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी से जो राजनीति का सारा गुणा भाग सीख करके, और आज आप ये मान के चलिए कि एक तरह का जो एकलव्य है, एक तरफ एकलव्य है और दूसरी तरफ अर्जुन है, तो आप ये समझ लीजिए रण कैसा होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर जाति की हम बात करते हैं तो अगर 4 लाख यादव वोट है तो 3 लाख साक्य वोट है, और उसके बाद में जो 36 बिरादरी है आस्था जी, उनका भारतीय जनता पार्टी को अलग से उनका एडवांटेज है। और जिस तरीके से मायावती जी ने इस चुनाव को वॉकओवर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह चुनाव कहीं ना कहीं आज डिंपल जी के लिए, अखिलेश जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है। और बहुत इस चीज के अंदर आप आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर ये चुनाव परिणाम अगर इनके विपरीत आ जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस परिणाम को अपने पक्ष में करके ले जाए, तो इसके लिए भी आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित ना होइएगा। यानी कुल मिलाकर आप मैनपुरी में, यानी जो राजनीतिक जानकार है, मैनपुरी में कांटे की टक्कर देख रहे हैं। बहरहाल अब वोटिंग में कम ही समय बचा है, ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना आप कह लीजिए बेस्ट दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने चरखी दांव चला है, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी तरह का धोबी पछाड़ करते रहे हैं। लेकिन जनता को किसका दांव रास आता है, उसे देखने में अभी वक्त लगेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखा